हाँ भाई, हेलो। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाई हंसराज सर यूट्यूब चैनल पर। मैं हंसराज चक्रधारी आप सभी साथियों का, मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आ जाइएगा मित्रों और जुड़ जाइएगा। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को लेकर के हम चल रहे हैं, वर्ग 3 राजस्थान रिट पात्रता को लेकर के। और आज हमारी सातवीं क्लास है और सातवीं क्लास के माध्यम से व्यंजन संधियों की परिचर्चा हम विगत क्लास से कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। विगत क्लास में हम 3 संधियों को विस्तार पूर्वक जान चुके थे। पहली व्यंजन संधि हमने जानी थी इष्टुत्व व्यंजन संधि, दूसरी हमने जानी थी इष्टुत्व व्यंजन संधि और तीसरी जानी थी चर्त्व व्यंजन संधि। आज की क्लास में जिस व्यंजन संधि की परिचर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं वो है जस्तु व्यंजन संधि। आइएगा मित्रों, मैं आपको बिना प्रचार प्रसार किए डायरेक्ट आपको अपने जिस निमित्त हम उपस्थित हुए हैं उस निमित्त से मैं आपको रूबरू कराता हूं, मिलवाता हूं। आप सभी को पता है कि हम संधि की प्रक्रिया को लेकर के चल रहे हैं और संधि की प्रक्रिया की ही परिचर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। आइएगा और प्रारंभ करते हैं हम व्यंजन संधि को। सभी मित्रों का स्वागत। चलिए, रंजना जी नमस्ते, अकीला जी नमो नमः, विनोद जी गुजर राम राम, हेमराज जी लवंशी नमस्ते, प्रियंका मीणा नमस्ते। स्वागत है आप सभी साथियों का। और एक बार मैं आप सभी मित्रों से आग्रह भी करूंगा, विद्यार्थियों से आग्रह भी करूंगा कि जिन ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हो वहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी जो संस्कृत विषय जिनका चाहे रीट पात्रता हो चाहे एमपी वर्ग 3 हो वो अपन से जुड़ सके और इन क्लासों का उपयोग अर्थात लाभ वो लोग उठा सके। इसलिए सभी को एक बार बुला लीजिएगा। अनूप जी जस्तु संधि के दूसरे जस्तु संधि को बताने वाला सूत्र लिख रहे हैं, जलाम जसवंते, बिल्कुल पढ़ने वाले हैं अनूप जी। दिलीप जाटव जी नमो नमः। हिंदी वाले सर ने भी नमस्कार किया है, स्वागत है हिंदी वाले सर आपको भी। चलिए, पार्वती जी सोनी नमस्ते सर जी, नमस्ते पार्वती जी। अंजलि जैन प्रणाम, स्वागत है आपका भी। चलिए, चेतन नागर आज मैं भी आ गया हूं, तो स्वागत है चेतन जी आपका भी। आइएगा मित्रों, प्रारंभ करते हैं बिना विलंब के आज की क्लास को। हम एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी अपन से जुड़ सके, क्लास को आगे बढ़ा सके। आइएगा मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है संधि की प्रक्रिया को लेकर के हम चल रहे थे और संधि की प्रक्रिया में आज की क्लास में हम जानेंगे व्यंजन संधि को। और व्यंजन संधि की परिचर्चा मैं आपसे करूं, व्यंजन संधि की परिचर्चा आज की क्लास के माध्यम से मैं आपको करने वाला हूं। चलिए आइएगा मित्रों, बात करते हैं हम व्यंजन संधि की और व्यंजन संधि को लेकर के मैं आपसे रूबरू होता हूं, मिलता हूं, जानते हैं व्यंजन संधि। चलिए, व्यंजन संधि का तीसरा संधि हमारे पास आएगा। घनश्याम जी गुजर धन्यवाद आपका। चलिए, पार्वती जी सोनी सर जी कर दिया है लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा। मोनिका मीणा नमस्ते, स्वागत है मोनिका जी आपका। राजू लोधा नमस्ते। राजू लोधा मैं सिस्टर हूं, आप तो राजू लोधा हो, सिस्टर कैसे हो? चलो, भरत राज जी राम राम, गुरु जी राम राम। चलो, पर हाँ, मतलब भैया के नाम से आईडी बना रखी है आपने और आप उस नाम से पढ़ रहे हो, मान लेता हूं। चलिए आइएगा मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज की संधि को। और चौथा संधि हम लेकर के चलेंगे, कौन सा? जस्त्व व्यंजन संधि। जस्त्व व्यंजन संधि, जस्त्व व्यंजन संधि। आइएगा, जस्त्व व्यंजन संधि विधायक जो सूत्र है उस सूत्र की ओर मैं आपको रूबरू कराता हूं, मिलवाता हूं। जस्तु व्यंजन संधि को बताने वाला जो सूत्र है वो है मित्रों जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते, जसो अंते, जलाम जसो अंते, जलाम जसो अंते। अब ये क्या कहना चाहता है, आइएगा
बात करता हूं मैं आपसे। बिल्कुल चलिए, ये कह रहा है कि जलाम यानी जल वर्णों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है अंत यानी पदांत में। ये बात कर रहा है मित्रों, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि पदांत में यानी पद के अंत में कौन हो, जल वर्ण हो, जल वर्ण हो। और जल वर्णों के बाद याद रखिएगा मित्रों, चर से भिन्न खर से भिन्न वर्ण हो। खर से भिन्न वर्ण यानी खर से खर वर्णों से भिन्न वर्ण हो। भिन्न का मतलब है खर वर्ण नहीं होना चाहिए। यदि खर वर्ण होते हैं तो फिर वहां आपको चर्तु व्यंजन संधि करना होता है, क्योंकि खर से भिन्न होगा तभी जस्तु कार्य आपको करना है। अनूप जी, मैं भी आपको आज तक राजू ही समझता था। बिल्कुल अच्छा 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 अच्छा, राजू जी मैं जान गया आपको। बिल्कुल, आप एमपी वर्ग 2 की आपने ऑफलाइन मेरे से क्लास पढ़ी है, मैं आपको जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। चलिए, अब मैं जान गया हूं। चलिए, जल वर्ण यानी जल वर्णों के बाद खर से भिन्न वर्ण यानी खर वर्ण नहीं होना चाहिए। खर वर्ण नहीं होने पर आगे वाला जो वर्ण है, आगे वाला कौन, जल वर्ण, ये जल वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है और तीसरे वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जस वर्ण। क्या कहते हैं मित्रों, जस वर्ण कहते हैं। अर्थात मैं यहां पर आपसे कह दूं कि पहले पद में क्या हो, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो। जल वर्णों में कौन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बाद में कौन आए, खर से भिन्न। अब खर से भिन्न यानी खर में कौन कौन आए थे साथियों, 1, 2 और तीनों से, यानी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से यहां पर रखे थे हमने, यानी कचड़तप, खचड़तप और तीनों से। इनके अलावा जो भी वर्ण बचे हैं उनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो फिर आपको वहां पर जस्तु संधि का कार्य करना होगा। तो यहां पर कौन कौन से बचे हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और ह, और साथ में ही सभी स्वर। कोई भी स्वर भी बाद में आ सकता है। तो ये जो आगे वाला वर्ण है यानी 1, 2, 3, 4, ये अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्णों में बदलता है। और तीसरे वर्ण होते हैं ग जड़दब। कौन से होते हैं, ग जड़दब होते हैं, ग जड़दब होंगे। अब इनको मैं एक बार आपको जिस सिस्टम से लेकर के मैं आपको चल रहा हूं, जो हमारा लेवल है उसी लेवल से मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं। और मेरे को आप लोगों को विद्वान नहीं बनाना है। आप लोग वर्ग 3 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो, वर्ग 3 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो और राजस्थान रीट पात्रता हासिल कर लो। उसी का स्टैंडर्ड लेकर के मैं चल रहा हूं, उसी का लेवल लेकर के मैं चल रहा हूं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने सरलतम रूप से मैं आप लोगों के सामने संधि को प्रस्तुत कर रहा हूं शायद ही आपको कहीं मिले। आइएगा मित्रों, प्रारंभ करता हूं मैं यहां पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले पद में संधि में 2 पद होते हैं। पहले पद में प्लस बाद में, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण प्लस बाद में, बाद का मतलब हुआ बाद वाले शब्द का पहला वर्ण, और बराबर हो जाता है। अर्थात दोनों को मिलाने पर आपको बनाना कौन सा वर्ण है, यानी कौन सा वर्ण आपको आदेश आगम वर्ण विकार के रूप में प्रस्तुत करना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पहला पद है, सामान्य तौर पर तो यहां पर पहले 1, 2, 3, 4 की बात की गई, लेकिन ये कुछ शब्दों के लिए कहा गया है। इनको छोड़ करके राम राम साहब, सुशील जी सर आपको भी आइएगा। तो देखिएगा मित्रों, यहां पर वर्ग का तीसरा वर्ण सामान्यतः कौन सा आएगा, यहां सामान्यतः वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, यानी सामान्यतः कौन सा आएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण। और तीसरा वर्ण कौन सा होता है गुरुजी, तो मैं आपको बताता हूं साथियों। वर्ग का तीसरा होता है ग, ज, ड़, ध और भ। इनमें से कोई भी वर्ण पहले पद का अंतिम वर्ण हो और बाद में कौन आए,
बाद में जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी को दिख रहा है, खर से भिन्न वर्ण हो, खर से भिन्न का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण आ सकता है, वर्ग का तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पांचवा आ सकता है, य व र ल ह, या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे तीसरे की बात करूं तो तीसरा वर्ण होता है साथियों ग, ज, ड़, द, भ। या तो ये बाद में मिले या फिर आपको मिले, क्या मिले, घ, ज, ढ, ध, भ, या फिर पांचवा वर्ण मिले। और पांचवे वर्ण कौन से होते हैं, य, ण, न और म। और अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ कौन से होते हैं मित्रों, य, व, र, ल और ह। या फिर इनमें के अलावा कोई भी स्वर भी आ सकता है, कोई स्वर भी आ जाए तो ये जो आगे वाला वर्ण है तीसरा वर्ण, ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदलता है। और पहला वर्ण कौन सा होता है मित्रों, पहला वर्ण में आपसे पहले वर्ण की मैं आपसे परिचर्चा करूं, पहले वर्ण को मैं आपको बताऊं तो आप सभी को पता है पहला वर्ण जो होता है वो कौन सा होता है। तो पहला वर्ण यानी इन दोनों को मिला करके बनने वाला वर्ण कौन सा होगा, पहला। और पहला वर्ण आप सभी जानते हो कौन सा होता है, क, च, ट, त, प, ये होता है। तो यहां पर आपको क्या बनाना है, क, च, ट, त, प, ये आपको बनाना है। अर्थात यूं कह दो मैं कि आगे वाला वर्ण हो तो आगे वाला वर्ण, आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी आगे वाला वर्ण, ये मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, क्षमा चाहूंगा, ये मैंने चर्त वाला काम कर दिया है साथियों। देखो इधर चर्त वाला काम कर दिया है, अपन को करना है कौन सा, जस्तु वाला काम करना है। और अपन ने काम कौन सा किया है, चर्त वाला। तो यहां पर पहले पद का अंतिम वर्ण पहला होगा और बनने वाला जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा मित्रों, तीसरा वर्ण होगा। कौन सा होगा, यहां पर आपको जो वर्ण बनाना है वो कौन सा बनाना है, तीसरा। तो पहले पद में सामान्यतः पहला कौन सा आएगा, क, च, ट, त और प होगा। और आगे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यर, ल, व, ह या फिर कोई भी स्वर मिलेगा तो आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के सही तो लिखा था यार, सही तो किया था अपन ने, बिल्कुल सही किया था। यानी यहां पर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, क, च, ट, त और प। तो फिर आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा और तीसरा जो वर्ण हुआ करेगा वो कौन सा होता है, वो होता है ग, ज, ड़, द और भ। ये आपको बनाना है, यानी आगे वाले वर्ण को अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना है। पूजा कुशवाहा पहले पद में क, च, ट, त, प आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे पूजा जी। शोभनम रामबाई जी नमस्ते, स्वागत है आपका। ज्योति मीणा नमो नमः है, बिल्कुल। तो सुन लीजिएगा एक बार वापस। सामान्यतः पहले पद में वर्ग का पहला वर्ण क चढ़तप होगा, बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, ह या फिर कोई भी स्वर होगा तो आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदलेगा, तीसरे वाले वर्ण में बदलेगा। राम राम सर, लेट हो गया गुरुजी आज तो, चलो कोई बात नहीं। सीमा जी बघेल, सर वर्ग 2 की क्लास बंद कर दी क्या, ऑनलाइन और यूट्यूब दोनों पर? नहीं, सोमवार से आपकी क्लासें वापस यथावत प्रारंभ होने वाली है, आप बेफिक्र रहिएगा। चलिए, अभी मैंने एमपी वर्ग 3 वाले राजस्थान रिट वालों से जैसा कि कहा है, संपूर्ण थ्योरी
30 दिन में संपूर्ण थ्योरी आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मैं उपलब्ध कराने वाला हूं और उसी कार्य में मैं लगा हुआ हूं। अभी 1-2 दिन बाद में आपकी बड़ी बड़ी मैराथन क्लासें में लेकर के आऊंगा। चेतन जी मीणा छबड़ा की पवित्र धरती से प्रणाम गुरु जी, स्वागत है चेतन जी, वही मातृभूमि मेरी भी है। चलिए आइएगा, बात करता हूं आगे। जैसे उदाहरणों की ओर मैं आपको लेकर के चलूं तो जैसे मैंने लिखा वाक प्लस ईसह, क्या लिखा मैंने? वाक प्लस ईसह। अब एक बार इधर ध्यान दे लीजिएगा मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, यहां पहले पद में क्या आ रहा है? पहले पद में क है, बाद में इनमें से वर्ण चाहिए। अगर बाद में इनमें से वर्ण नहीं होगा अर्थात इनके अलावा जो 13 वर्ण बचे हैं वो होंगे तो फिर आपको चर्तु संधि करना होगा और उन 13 वर्णों से भिन्न वर्ण होने पर आपको जस्तु संधि करना है। लेकिन ये करना क्या है? अरे गुरुजी ये पदांत में करना है। और पदांत किसे कहते हैं? शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, उपसर्ग के अंत में होना चाहिए। शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय और उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? पद अर्थात विभक्ति लगने के बाद ही पद बनते हैं। मूल शब्द और मूल धातु को अपद कहा जाता है साथियों। चलिए, तो यहां पर पहले पद में क्या आ रहा है? तो क आ रहा है। क का आप क्या बनाओगे गुरुजी? ग बनाएंगे। ग बनाएंगे तो क्या बनेगा? वाग। पीछे क्या आ रहा है? ई, और मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी वागीशः। और देखिएगा जैसे आ जाए साथियों, आ गया अच प्लस अंतः। अच प्लस अंतः, तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा गुरुजी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? छ। छ के बाद में क्या आ रहा है? स्वर। तो छ का क्या बनाओगे? अरे गुरुजी ज बना देंगे। और ज बनाएंगे तो आप सभी को पता है बनने वाला शब्द जो शब्द होगा वो क्या होगा? तो फिर आपको पता है बन जाएगा गुरुजी अ। च का बनाएंगे ज, अ मिलाएंगे हलंत हट जाएगा और नंत का नंत। और क्या बन गया है? अरे मेरे ललन टोपो, क्या बन गया है? अजंत बन गया है। क्या बन गया है? अजंत बन गया है। बिल्कुल, क्या बात है। दिलीप जी जाटव ने लिख दिया अजंता नहीं अजंत। सर प्लीज MCQ करवा दो, मनीष शर्मा जी कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊं? ऑब्जेक्टिव तो पूरी दुनिया पढ़ा रही है साथियों, पूरा कोर्स कौन उपलब्ध करवाएगा आपको? अगर आपको थ्योरी याद है तो फिर ऑब्जेक्टिव मायना नहीं रखते। थ्योरी मेन चीज, पहले थ्योरी आपको याद होना चाहिए और थ्योरी याद होने के बाद में जब मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक के 200 250 ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ, आप बस जुड़े रहिएगा। पास कराने की जिम्मेदारी मेरी। संस्कृत में किसी के भी 25 से कम नंबर नजर नहीं आएंगे आपको पेपर देने के बाद। किरण पाटीदार जी नमस्ते, बस आप जुड़े रहिएगा, विश्वास कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बोल रहा हूं ना मैं कि एक बार पूरी थ्योरी पढ़िएगा फिर आप ऑब्जेक्टिव का भी भंडारा देखोगे। क्या देखोगे? अरे अपन ऑब्जेक्टिव की पत्तल दुनाई नहीं लगाएंगे, भंडारा करेंगे। भंडारा क्या करेंगे? भंडारा करेंगे। बस आप जुड़े रहिएगा। चलिए आइएगा, आगे चलते हैं। नहीं, पहले वर्ग का पहला, तीसरा किस में आता है? चर्तु संधि में आता है। चर्तु संधि में क्या होता है? तीन का एक बनाना होता है, जबकि इसमें एक का 3 करना होता है। चर्तु संधि से, चर्तु जो संधि है उससे का उल्टा इसमें करना होता है जस्तु व्यंजन संधि में। आइएगा, अब मैं आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलूं, आगे आपसे बात करूं। बिल्कुल ले लिया है, आगे चलिएगा। अब उदाहरणों की ओर लेकर के चलता हूं। जैसे क और ज का ले लिया, क ट का लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, देखिएगा इधर सड, क्या लिखा मैंने? सड प्लस आनंद। सड प्लस आनंद। अब एक बार देख लीजिएगा यहां पर पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी? ड आ रहा है। ड आ रहा है यानी तीसरा आ रहा है। तीसरे का पहला करेंगे और पहला करेंगे तो क्या होगा? सट। आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सटा। और नन का नन हो जाएगा और क्या बन जाएगा गुरुजी? सडा, सटानन है, यानी 3 का 1। सट प्लस आनंद, सट, ये उल्टा लिख दिया मैंने। देखिएगा इधर क्या बनेगा? यहां पर जो संधि विच्छेद करेंगे वो क्या होगा? सट प्लस आनंद। अब यह पहला है, पहले का तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तीसरा सड। आगे तो डा और नन का नन और क्या बन जाएगा? सडानन है। स है मुख जिसके, वो कहलाता है सडानन है। और देखिएगा जैसे मैंने लिखा क च ट त, जैसे मैंने लिखा जगत, जगत प्लस ईसह,
जगत प्लस ईशः। तो पहले पद में क्या आ रहा है मित्रों, त, बाद में स्वर आ रहा है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे तो क्या बनेगा, ज ग द, ये मिलाएंगे तो धी और श का से, और क्या बन गया, जगदीशः। ऐसे ही अपन क च ट त प की ओर चलते हैं। जैसे लिखा मैंने अप, क्या लिखा, अप प्लस जम, अप प्लस जम। तो पहले पद में क्या आ रहा है, पहले पद में प, बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है, इसलिए आगे वाले का भी तीसरा कर देंगे, और तीसरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, अब जम। क्या हो जाएगा, अब जम। क्या हो जाएगा, अब जम हो जाएगा। और देखिएगा जैसे अपन ने लिखा अच, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि, अच प्लस आदि मिलाकर के लिखेंगे, क्योंकि पहले पद में वर्ग का पहला है, बाद में स्वर है, तो आगे वाले का अपने ही वर्ग का तीसरा करेंगे, और तीसरा करेंगे तो क्या बनेगा, अज। आ मिलाएंगे तो जा, और धी का धी, क्या बन गया आएगा, आजादी। ऐसे ही और देखिएगा जैसे मैंने लिखा सुप, क्या लिखा मित्रों, सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः। पहले पद में वर्ग का पहला वर्ण है, बाद में अ है, एक का तीन करेंगे तो क्या बनेगा, शुभ। अ मिलाएंगे पूरा, और नंत का नंत, और क्या बन जाएगा गुरुजी, शुभंतः। ऐसे ही मैंने लिखा जैसे दिक, दिक, दिक प्लस गजह, दिक प्लस गज है। तो पहले पद में क्या आ रहा है गुरुजी, तीसरा, बाद में कौन सा आ रहा है, तीसरा, तो आगे वाले का भी तीसरा करेंगे, और तीसरा करेंगे तो क्या बनेगा, दिग, और गज का गज लिख देंगे, और क्या बन जाएगा, दिग्गज है। क्या हो जाएगा, दिग्गज है। ये तो अपन ने क्या किया मित्रों, ये तो अपन ने संधि युक्त पद बनाए हैं। अब करेंगे हम संधि विच्छेद, और यहाँ पर हम देखेंगे वर्ग का तीसरा वर्ण। कौन सा देखेंगे साथियों, वर्ग का तीसरा वर्ण, और तीसरे वर्ण की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं, आपसे बात करता हूं। जैसे मैंने लिखा साथियों, क्या लिखा है एक बार देखिएगा, वागीश्वरी। क्या लिखा, वागीश्वरी। तो यहां पर देखिएगा वागीश्वरी में आपको वर्ग का तीसरा वर्ण कहां दिख रहा है, गी दिख रहा है, ग दिख रहा है। तो यहां पर यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, वाक, वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश्वरी। क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश्वरी हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द और लिखता हूं मैं, ककुबगामी, ककुबगामी, ककुबगामी। अब यहां पर भी याद बताता हूं मैं आपको, ये जो ककुब है इसका जो मूल शब्द है मित्रों, आप सभी को याद है, इसका मूल शब्द क्या है, ककुब है। क्या है, ककुब है, इसलिए यहां पर ककुब ही राइट माना जाएगा। यद्यपि यहाँ पर नियमानुसार तो हमें पहला करना चाहिए था। सर जी आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, श्री राम जी धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो मूल शब्द है, मौलिक शब्द, इसका मूल शब्द ही क्या है मित्रों, ककुब है। इसलिए गलती से कभी भी इस शब्द को ऐसे राइट मत कर दीजिएगा मेरे विद्यार्थियों। कैसे, ऑप्शन में जब आपको देगा, ऑप्शन जब आपको ऑप्शन देगा तो पहले ऑप्शन में आपको ऐसे देगा, क्या देगा, ककुप। और ये ककुप शब्द नहीं होता, अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों। ये जब भी आएगा किस रूप में आएगा, ककुब के रूप में आएगा, क्योंकि इसका मूल शब्द ककुब ही होता है, ककुब शब्द नहीं होता है। इसलिए आप अपने मन में, दिल और दिमाग में इसको छाप लीजिएगा। ककुब हो जाएगा और गामी का गामी हो जाएगा, और क्या बन जाएगा साथियों, बन जाएगा ककुबगामी। क्या बन जाएगा, ककुबगामी। यहां पर आपको दिखाई देगा, यहां पर ककुबगामी हो जाएगा। ऐसे ही एक शब्द और मैं आपको लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा साथियों, जैसे इसी को मैं लिखता हूं, एक शब्द और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर एक शब्द और लिखता हूं, समिदाधानम, समिदाधानम। इसको भी याद रख लीजिएगा मेरे विद्यार्थियों, ये भी अच्छा उदाहरण है। यहां पर यदि मैं संधि विच्छेद करता हूं साथियों, तो इसका संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, समिद। क्या होगा, समिद होगा। याद रखना इसका मूल शब्द समिधि होता है, समित गलती से भी मत कर देना। जैसे ककुब का मूल शब्द ककुब होता है, वैसे समिद का मूल शब्द समिद होता है। ये मूल शब्द है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो यथावत रहते हैं, जिन्हें हम मौलिक शब्दों के नाम से जानते हैं। ये भी मौलिक शब्द है। क्या है, समिद है, समिद है। यज्ञ की जो लकड़ियां होती है उनको कहा जाता है समिदा, और जो समिदा बनता है वो समिद शब्द से ही बनता है।
इसलिए यहाँ समिध है और समिध में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और आ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आदानम। क्या हो जाएगा, आदानम यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदानम यहाँ पर आपको करना होगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा उद्भव। उद्भव उद्भव यहाँ पर देखिएगा 3 के बाद चौथा दिख रहा है, इसलिए पहले पद में क्या हो जाएगा, उद, और कोष्ठक में उत। यद्यपि मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, यदि संधि विच्छेद में आपको उत भी दे दे, उद भी दे दे, तो याद रखना उद का प्रमाण हमारे पास है, उत का कोई प्रमाण किसी भी ऑथेंटिक बुक में उत नाम का शब्द हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हिंदी में चाहे कुछ भी मान लिया जाए, लेकिन संस्कृत में ओरिजिनल जो शब्द है वो क्या है, उद है, और उद को ही पहले प्राथमिकता देना। इसलिए इसका जो संधि विच्छेद भी होगा मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, वो उद प्लस बहु होगा। क्या होगा, उद प्लस बहु होगा। याद रखिएगा अच्छे से, क्या बनेगा, उद प्लस बहु होगा। बहुत अच्छे राजू जी लोधा शब्दम। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं 2-4 उदाहरणों से आपको और रूबरू करवाऊंगा, और फिर मैं आपको इसके दूसरे भाग की ओर भी, जलाम जसी की ओर भी लेकर के चलूंगा। बहुत अच्छे प्रियंका जी, बहुत अच्छे शोभनम, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, ध्यान मग्न होकर के आप पढ़ रहे हो। चलिएगा, आइएगा मित्रों, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप आनंद पूर्वक पढ़ रहे हैं, ध्यान मग्न होकर के पढ़ रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम है वो सिर पर है, और अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे भी कब, यानी कहते भी ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी आप नहीं कर सकते तो फिर आप कभी नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, जो फर्स्ट बार में मंजिल को हासिल कर ले उसके तो मजे कुछ और होते हैं। तो आइएगा साथियों, कुछ महीनों के लिए आप पागल हो जाएगा, एक तरह से पढ़ाई में दक्षित हो जाएगा। कोई आपको समझने लग जाए कि यार ये कहाँ खोने लग गया, तो फिर समझ लीजिएगा आप तैयारी में दक्षित हो गए हैं। और अब तो आपको कुछ महीने के लिए तो एकदम बिल्कुल एकांत में रहना ही पड़ेगा, दुनियादारी से नाता तोड़ना ही पड़ेगा, पुस्तकों से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, तभी जो मंजिल है वो मंजिल हमारी होगी मित्रों। आइएगा, आगे लेकर के मैं आपको चलता हूं, आगे मैं आपसे बात करता हूं। 2-4 उदाहरण और भी मैं आपको बात बताता हूं इसके, फिर मैं आगे लेकर के चलूंगा। जैसे मैंने लिखा सड ऋतवः, क्या लिखा मैंने, सड ऋतवः। आप संधि विच्छेद कीजिएगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप मैं को बताइएगा जल्दी से, संधि विच्छेद कर करके बताइएगा मुझे, जल्दी से आप संधि विच्छेद करके बताइएगा। जैसे मैंने लिखा सदाचार, सदाचारः, जल्दी से आप इनका संधि विच्छेद बताइएगा साथियों, सदाचारः। और जैसे मैंने लिखा दिगंबरः, जल्दी से संधि विच्छेद बताइएगा मेरे साथियों, मेरे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चिदानंदः, चिदानंदः, जल्दी से आप संधि विच्छेद बताइएगा। वर्ग 2 का एग्जाम कब होगा, हेमराज जी लवंशी कह रहे हैं, ये तो सरकार जाने। सर जी वर्ग 2 के वाले वर्ग 3 की तैयारी करें या नहीं करें सर जी, बताइए। देखो, आपने तैयारी तो कर रखी है राजू जी लोधा, और मुझे आप पर तो पूर्ण विश्वास है कि आपका सिलेक्शन नहीं, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा, और पात्रता का एग्जाम जरूर आप दीजिएगा, और पात्रता मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे, इतना ज्ञान आपके अंदर है, इतना मैं जानता हूं। चलिए आइएगा, आप जल्दी से कमेंट में इनका संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा। वागत्र, जल्दी से इनका संधि विच्छेद आप बता दीजिएगा मुझे, तो फिर मैं आपको दूसरे रूप के दूसरे नेम की ओर आपको लेकर के चलूंगा। इसी में दूसरे नेम की ओर मैं आपको लेकर के चलूंगा। चलिए जल्दी से आप बता दीजिएगा, बताइएगा जल्दी से इनका संधि विच्छेद आप बताइएगा। कुछ बच्चे तो लिखना प्रारंभ कर दिया है, बिल्कुल, बहुत अच्छे साथियों, बहुत अच्छे मेरे विद्यार्थियों। तो देखो, इसका आपको दिख रहा है तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सट प्लस, क्या मिल रहा है, री को अलग कर दीजिएगा, और क्या बन जाएगा, ऋतवः। सड प्लस ऋतवः आपको यहां पर करना था, और वही आप लोगों ने किया था।
सदाचार में भी आपको पता है मूल शब्द होता है सत, और सत में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और आ निकाल देंगे तो बन जाएगा गुरुजी क्या, आचार है। क्या बन जाएगा, आचार है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ दिशाएं हैं जिसके वस्त्र, वो क्या हो जाएगा, दिख, दिक प्लस अंबर है, दिक प्लस अंबर है, दिक प्लस अंबर है, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ हम करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, अरे गुरुजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चित्त प्लस आनंद है, चित्त प्लस आनंद है, यहाँ पर आपको करना होगा। और यहाँ वागत्र का मैं संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, वाक प्लस अत्र है। क्या हो जाएगा, वाक प्लस अत्र है। इस प्रकार हमने जो व्यंजन संधि थी, व्यंजन संधि में जस्तु व्यंजन संधि का पहला भाग जाना। अब इसी का दूसरा भाग लेकर के मैं आपको चलता हूं दूसरे भाग की। और मैं आपको टाइपिंग नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो श्री राम जी चलिए आइएगा, दूसरे भाग से रूबरू कराता हूं। जो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरे नेम की ओर लेकर के चलता हूं, इसी का दूसरा भाग। आइएगा साथियों, इसी का ही सूत्र नंबर 2 आता है। इसी का जो सूत्र नंबर 2 है उससे मैं आपको मिलवाता हूं। इसका जो सूत्र नंबर 2 है वो है जलाम, जलाम जस, जस जलाम जस, जलाम जस जसी। इसका जो दूसरे नंबर का सूत्र है वो क्या है साथियों, जलाम जस जसी। देखिएगा अब ये जलाम जस जसी क्या कहता है, इसको भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये जलाम जस जसी कहता है कि जल वर्णों का जस आदेश हो जाता है, बाद में भी जस वर्ण हो तो। जल वर्णों में आपको बताया था वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। जस में वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, और जस में आता है वर्ग का तीसरा और चौथा। कौन सा आता है, वर्ग का तीसरा और चौथा आता है। अर्थात यहां मैं कह दूं आपको कि पहले पद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, लेकिन ये कहां हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हो अपदांत में। कहां हो मित्रों, अपदांत में होना चाहिए। अपदांत का मतलब हुआ शब्द रूप धातु रूप के बीच में होना चाहिए, मतलब रूप नहीं चलना चाहिए, या तो मूल धातु होना चाहिए या मूल शब्द होना चाहिए, उसे हम कहेंगे अपदांत। और अपदांत के अंत में वर्ग का 1 2 3 4 हो, उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो ये 1 2 3 4 है, ये अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा, उसी सिस्टम को लेकर के मैं आपसे चलने वाला हूं। तो आप देखिएगा यहाँ पर पहले पद में, पहले पद में प्लस बाद में और बराबर हो जाता है। हो जाता का मतलब है क्या आपको बनाना है, क्या आपको यहाँ पर वर्ण बनाना है, बना करके कंप्लीट रखना है। एक बार सुन लीजिएगा, यहां पर आपको सामान्यतः वर्ग का चौथा वर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, सामान्यतः वर्ग का चौथा वर्ण। बाद में भी आपको क्या मिलेगा, सामान्यतः वर्ग का चौथा वर्ण ही मिलेगा। तो ये आगे वाला जो चौथा है उसी का आपको क्या करना है मित्रों, उसी का आपको वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। क्या करना है, तीसरा वर्ण करना है। जैसे आइएगा, जैसे मैं आपको लेकर के चलता हूं, जैसे लेकर के चलता हूं। सामान्य तौर पर पूरी बात तो यही है, लेकिन अपना काम इस वाले नेम से काम हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरे को आपको विद्वान नहीं बनाना है। आप राजस्थान रिट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या फिर MP वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनका काम इस नेम से याद हो जाएगा, इस बात से कंप्लीट हो जाएगा। विद्वान बनने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। एक बार नौकरी लग जाएगा, नौकरी लगने के बाद फिर अच्छी अच्छी बुकें आप खरीदिएगा और फिर खूब पढ़िएगा, अपना ज्ञान जितना बढ़ा सकते हैं मेरे विद्यार्थियों फिर बढ़ाइएगा। लेकिन अभी हमारा जो दायित्व बनता है, अभी जो हमारा कर्तव्य बनता है वो है रिट पात्रता हासिल करना, MP वर्ग 3 पात्रता हासिल करना। यही आपको दृष्टिगत रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अध्ययन करना है। तो यहां वर्ग का चौथा वर्ण और चौथे वर्ण की बात करूं तो कौन सा होता है, ग, झ, ड़, ध और भ। ये वर्ग का चौथा वर्ण है।
बाद में भी कौन सा आएगा, सामान्य तो चौथा ही वर्ण आएगा बाद में भी साथियों, याद रखिएगा बाद में भी चौथा ही होगा। और चौथा क्या होता है, घ ज ड़ ध भ। लेकिन ये कहाँ होगा, यही तो बात महत्वपूर्ण है, ये सब अपदांत में होंगे मेरे विद्यार्थियों। कहाँ होंगे, अपदांत में। अपदांत में, अपदांत का मतलब है मूल शब्द या मूल धातु के अंत में होंगे। तो फिर ये जो आगे वाला वर्ण है मेरे विद्यार्थियों, इसी को क्या बदलना है, इसी को अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आपको बदलना है। तीसरा वर्ण आगे वाले वर्ण का तीसरा वर्ण करना है। ग का तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, ग हो जाएगा। और ज का तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ढ का तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। ध का करेंगे तो द हो जाएगा। और ब का करेंगे तो ब हो जाएगा। ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना है विद्वानों। देखो, हो तो आगे वाला वर्ण, आगे वाला वर्ण, आगे वाला वर्ण, वाला वर्ण, हो तो आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, बदल जाता है, जाता है। वो तो आगे वाला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्णों में यहाँ पर बदल जाएगा। तीसरे वर्ण में आपको बदलना है विद्यार्थियों। चलिए, आप सब आनंद से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको समझ भी रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छे राजू जी, शोभनम। देखो इधर, जैसे संधि युक्त पद बनाना, जैसे संधि युक्त पद बनाओ तो जैसे मैंने लिखा दुग, दुग प्लस धम, दुग प्लस धम। एक बार पुनः समझ लीजिएगा साथियों, एक बार मैं आपको वापस एक बात पुनः बताता हूं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले पद में चौथा घ आ जाए, घ के बाद घ आए, ये आवश्यक नहीं है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। पहले पद में ग है, पहले पद का अंतिम वर्ण चौथा चाहिए। चौथा का मतलब इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है। बाद में भी हमें चौथा चाहिए, लेकिन जैसे ग आ गया तो घ के बाद घ आए, ये आवश्यक नहीं है, चौथा वर्ण चाहिए। चौथा वर्ण कोई सा भी आ जाए, घ के बाद में घ, ज, ड़, ध, भ, इन पांचों में से कोई सा भी हो। सामने वाले को देखना है, सामने वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई वार्तालाप आपको नहीं करना, सिर्फ देखना है कि सामने अपनी जाति का है ना, अपनी कैटेगरी का है ना, तो सामने अपन को चौथा देखना है। क्या देखना है, चौथा। चौथे के बाद आगे चौथा यदि आपको मिल जाता है तो फिर ये ग है, चौथा है तो अपने वर्ग के तीसरे में बदलेंगे तो ग बनाना। ऐसे ही ज के बाद में इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, आगे चौथा ही वर्ण होगा तो ज का क्या बनाना, ज बनाना है, ऐसा आपको करना है। तो जैसे यहां पर देखिएगा, पहला चौथा है, बाद में भी चौथा है। यद्यपि पहले पद में तो ये आ रहा है, बाद में ये आ रहा है, और मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि घ के बाद घ आए, ये जरूरी नहीं है। हमें चौथा वर्ण देखना है, चौथा होना चाहिए, तो फिर आगे वाले के साथ छेड़छाड़ करेंगे और आगे वाले का तीसरा कर देंगे। क्या कर देंगे, तीसरा कर देंगे। और तीसरा करेंगे तो मेरे विद्यार्थियों यहां पर तीसरा हो जाएगा, और तीसरा करेंगे तो दो, और ये तीसरा, और दम का दम, और दूध पीते हैं तो फिर आ जाता है, क्या आ जाता है, दुग्धम। दुग्धम से आता है गुरुजी दम, इसलिए बन गया है क्या, दुग्धम। बहुत अच्छे मित्रों, आगे देखिएगा, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा, देखिएगा लब, जैसे मैंने लिखा साथियों, क्या लिखा, लब। और लब माने होता है मेरे विद्यार्थियों पाना या प्राप्त करना, और ये लब क्या है, मूल धातु है। मूल धातु होने के कारण ये क्या है, अपदांत है। अपदांत है क्योंकि मूल धातु और मूल शब्दों को अपदांत कहते हैं। शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय और उपसर्ग को पदांत कहते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा लब प्लस ध्वा, लब प्लस ध्वा, तो यहां पर भी देखिएगा विद्यार्थियों, पहले पद में क्या दिख रहा है, चौथा, बाद में भी चौथा है, आगे वाले चौथे का इसी वर्ग का तीसरे में बदलेंगे तो ब बनाएंगे, और ब बनाएंगे तो यहां पर आपका बन जाएगा गुरुजी, क्या बन जाएगा गुरुजी, बन जाएगा लबधुआ। क्या बन जाएगा, लबधुआ।
आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा देखिएगा, जैसे मैंने लिखा शुद्ध, शुद्ध प्लस ध, शुद्ध प्लस ध, तो ये भी शुद्ध भी मूल धातु है और मूल धातु के आगे चौथा बना रहा है, यानी चौथे के आगे चौथा। तो आगे वाले चौथे का तीसरा करेंगे और तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा शुद्ध, और पीछे का द का द लिख देंगे और क्या बन जाएगा शुद्ध है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे विद्यार्थियों, जो आधा दिखता है वो पूरा होता है और पूरा दिखता हो आधा होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे आप ऐसे लिखेगा चाहे आप ऐसे लिखेगा, दोनों का मीन्स एक ही है। बहुत अच्छे प्रशांत जी सेन। चलिए ऐसे ही एक दो उदाहरण और बताता हूं। जैसे मैंने लिखा रिद, रिद प्लस धी, रिद प्लस धी, तो यहां पर भी आप देखिएगा पहले पद में आपको क्या दिख रहा है गुरुजी चौथा, आगे भी चौथा है, तो आगे वाले चौथे का कर देंगे गुरुजी क्या तीसरा, और तीसरा करेंगे तो गुरुजी क्या हो जाएगा गुरुजी रिद्धि, क्या हो जाएगा रिद्धि। ऐसे ही एक दो उदाहरण और भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा क्या लिखा गुरुजी, जैसे मैंने लिखा क्रुद्ध, 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 क्रुद्ध प्लस ध, और दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा गुरुजी क्या क्रुद्ध, क्या हो जाएगा क्रुद्ध, यहाँ पर हो जाएगा गुरुजी ये क्रुद्ध। इस प्रकार हमने व्यंजन संधि की जस्तु संधि के दोनों भागों को जाना, और दोनों भाग आप लोगों के मेरा मानना है कि समझ में आ गए होंगे और आप ऐसा कर लेंगे। बहुत अच्छे साथियों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलता हूं। चलिए इस प्रकार जस्तु संधि के जो दो नियम थे, एक तो पदांत वाला और एक अपदांत वाला। पदांत में जो संधि बताने वाला सूत्र था वो आया था हमारे पास जलाम जसवंते, और दूसरा जो अपदांत वाला जो सूत्र आया था वो आया था जलाम जस जसी। इन दोनों के माध्यम से जस्तु संधि का हमने अध्ययन किया, और मेरा मानना है कि आपके जस्तु संधि अब समझ में आ गई होगी और जस्तु संधि को आप आसानी से एग्जाम में कर लोगे। अब लेकर के चलता हूं जस्तु संधि के बाद में मैं अगली संधि की ओर आपको, और अगली संधि जो हमारे पास आती है वो आती है विद्यार्थियों कौन सा अनुनासिक व्यंजन संधि। तो आइएगा साथियों, अनुनासिक व्यंजन संधि की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं, अनुनासिक संधि की ओर मैं आपको जोड़ता हूं। तो लीजिएगा संधि नंबर 5, और संधि नंबर 5 हमारे पास आता है कौन सा अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि, और इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र है मेरे विद्यार्थियों वो क्या होता है, यरो, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके नासिके अनुनासिको वा, अनुनासिको। चलो यहाँ माएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ यरो अनुनासिके, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये इसको बताने वाला सूत्र है, अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र है। पूजा कुशवाहा सर संधियों को पहचानने में दिक्कत आती है, बस क्या बात कर रही हो पूजा, कहाँ दिक्कत है। वर्ग का तीसरा वर्ण, च वर्ग के डबल वर्ण दिखते हैं तो ष्ठुतु संधि है, प वर्ग के डबल वर्ण दिखते हैं तो ष्ठुतु संधि है, वर्ग का तीसरा वर्ण दिखता है तो जस्तु संधि है। अब आगे आइएगा, आगे की संधि की बात मैं आपसे करता हूं। आगे वाली जो संधि हमारे पास है वो अनुनासिक संधि है, और वो क्या कह रही है, वा। वा का मतलब है विकल्प से, वा का मतलब क्या होता है विकल्प से, वा का मतलब क्या होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब हो गया
कि यहाँ पर अनुनासिक संधि तो होगी है और विकल्प से होगी। विकल्प का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक संधि और भी होगी, अनुनासिक तो होगी है, साथ में एक संधि और भी है जिसकी स्थिति भी आपको प्राप्त होगी, अर्थात यहाँ पर आपको दो दो संधियां प्राप्त होगी। दो दो संधियां कौन कौन सी होगी ये तो अपन परिभाषा जानेंगे तो अभी जानेंगे। सर जी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज जी जोशी, बहुत सरल है, वास्तव में संध्या बहुत सरल है। वैसे एक बार सिस्टम पकड़ में आना चाहिए। सिस्टम यदि आपने पकड़ लिया तो संध्या बहुत इजी है, एक संधि से चेन की तरह है सिस्टम पूरा। चेन में आप जानते हो कि यदि एक कड़ी टूट जाए तो चेन पूरा बिखर जाता है, वैसे संधियों का सिस्टम है। यदि आपने शुरू से संधि की पकड़ कर ली तो फिर संध्या बहुत इजी है, बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। मैं तो संस्कृत की कहता हूं कि संस्कृत में कुछ है ही नहीं कठिन, इसलिए तो कहा गया है संस्कृत भाषा के लिए सुरसुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेव क्लिष्टा न च कठिना। कहा गया है। एमपी टेट का पेपर कब है? भर दिया क्या आपने दिनेश जी मीणा फॉर्म? पहले फॉर्म भरा कि नहीं भरा ये तो कंफर्म करो आप। चलिए आइएगा, अब ये क्या कहता है, ये बात कर रहा है मित्रों, पहले बात कर रहा है यर वर्णों की। यर वर्णों यानी यर वर्ण हो, पहले पद के अंत में क्या हो? यर वर्ण हो। और यर वर्णों के बाद क्या कहा मैंने? पदांत में, ये भी काम पदांत में होगा। यर वर्णों के बाद में क्या हो? अनुनासिक वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो? अनुनासिक वर्ण हो। और आप सभी जानते हैं अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ग के पांचवें वर्ण अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो दोनों को मिलाकर के भी आपको क्या करना है गुरुजी? अनुनासिक वर्ण करना है। अनुनासिक क्या करना है? अनुनासिक करना है। अनुनासिक वर्ण यहाँ पर आपको बनाना है। अब अनुनासिक वर्ण आपको बनाना है, ये भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है? यर वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो यर वर्णों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है, लेकिन कैसे? विकल्प से। अब मैं आपसे बात करूं यहां पर यर वर्ण कौन से होते हैं गुरुजी? तो यर वर्णों में आप याद रखिएगा, यर वर्णों में आता है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। और इसके बाद में कौन सा है? तो इसके बाद में अनुनासिक वर्ण होते हैं मित्रों वर्ग के पांचवें वर्ण। तो ये जो आगे वाले वर्ण हैं मेरे विद्यार्थियों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये विकल्प से। कैसे मित्रों? विकल्प से। कैसे साथियों? विकल्प से। विकल्प से यानी विकल्प से किस में बदलेंगे? ये आगे वाला जब विकल्प से बदलेगा साथियों, किस में? वर्ग के पांचवें वर्ण में। यानी आगे वाले का आप क्या बनाओगे? पांचवा वर्ण बनाओगे, तब इसे आप जानोगे किस नाम से? अनुनासिक संधि के नाम से। अनुनासिक संधि के नाम से। अब ये कार्य विकल्प से हो रहा है, इसलिए दूसरे पक्ष में आपने देखा होगा 1 2 3 4 के बाद यदि पांचवा वर्ण आए तो जस्तु संधि का भी प्रोग्राम होता है, इसलिए दूसरे पक्ष में आपको यहाँ पर तीसरा बनाना पड़ेगा। और तीसरा बनाना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जस्तु व्यंजन संधि। अर्थात यहाँ पर दो दो संधियां आपको करनी होगी अनूप जी। यदि प्रश्न का अनुनासिक वर्ण हो तो नित्य होता है। बिल्कुल अभी मैं बात करूंगा अनूप जी उसकी भी। वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय नहीं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, बात करेंगे अपन उसकी भी। बिल्कुल तमन्ना जी नागर, बिल्कुल भरा है सर फॉर्म, मैंने भरा है। तो आपको भी पता था कि नवंबर में 10 नवंबर उसका एग्जाम डेट नवंबर ही दे रखा था ना? हाँ नवंबर ही दिया हुआ था। सर जी एमपी में वर्ग 3 के पेपर डेट 10 नवंबर से बिल्कुल। आओ पहले मैं आपको उदाहरणों की ओर लेकर के चलता हूं, उसी सिस्टम को लेकर के चलता हूं जिस सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं, उसी सिस्टम से मैं आपको पूरी संधियां कराऊंगा। तो यहां पर पहले पद में, पहले पद में, पहले पद में प्लस बाद में, बाद में बराबर हो जाता है, हो
जाता है। पहले पद में बाद में बराबर हो जाता है, तो यहां पर पहले पद में आपको सामान्यतः वर्ग का पहला मिलेगा। क्या मिलेगा? पहला वर्ण। और बाद में क्या मिलेगा? बाद में पांचवा मिलेगा। तो फिर आगे वाले का भी आप क्या करोगे? आगे वाले का पांचवा बनाना तो अनुनासिक होगा, और इसका आप क्या बनाओगे? तीसरा, और तीसरा बनाना क्या होगा? जस्तु होगा। क्या होगा? जस्तु व्यंजन संधि होगा। आइएगा लेकर के चलता हूं, आगे जोड़ता हूं। जैसे यहां पर पहले वर्ण की बात करूं तो पहले वर्ण होते हैं क, च, ट, त, प। ये पहले पद का अंतिम वर्ण होना चाहिए। बाद में आपको यहां पर वर्ग का पंचम ही वर्ण मिलेगा, पांचवा ही वर्ण मिलेगा। अब पांचवे वर्ण कौन से होते हैं गुरुजी? पांचवे होते हैं य, ण, न और म। ये पांचवे वर्ण हैं। तो ये जो आगे वाला वर्ण है ये विकल्प से होगा, अर्थात एक बार पांचवा होगा और एक बार आपको तीसरा करना है। जब हम पांचवा करेंगे तब इसे नाम देंगे अनुनासिक संधि, और पांचवा करेंगे तो क का पांचवा क्या बनेगा? य, ण, य, ण, न और म। ये बनाना तो क्या होगा? ये बनाना तो गुरुजी अनुनासिक संधि होगा। और इसी का अपन तीसरा करेंगे तो तीसरा करने पर हमें जो वर्ण प्राप्त होगा, आगे वाले का तीसरा करेंगे तो क्या बनेगा? ग, ज, ड़, द और भ। ये यदि हम करेंगे तो फिर ये कहलाएगा जस्तु कार्य। क्या कहलाएगा? जस्तु व्यंजन संधि का काम कहलाएगा। अर्थात हम कह दें आगे वाले हो तो विकल्प से आगे वाले वर्ण को पंचम वर्ण में बदलना, आगे वाले वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलना, पंचम वर्ण में बदलना अनुनासिक संधि होगी। जबकि तीसरे वर्ण में बदलना जस्तु संधि होगी। अर्थात यहाँ पर दो संधियां आपको करनी होगी, अनुनासिक भी करनी होगी और जस्तु भी करनी होगी। आइएगा उदाहरणों की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। जैसे मैंने लिखा, यहां पर एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा एतत् प्लस मुरारी। क्या लिखा मैंने? एतत् प्लस मुरारी। अब यहां ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। सर जी, जस्तु संधि और अनुनासिक संधि में प्राथमिकता किसको देना है? अभी मैं पूजा जी प्रश्न भी आपको दूंगा सामने, दोनों को ही प्राथमिकता रहती है, लेकिन अभी कंडीशनल वाली स्थिति रहेगी तो क्लियर करूंगा प्रश्न के माध्यम से। यहां पर अगर दोनों शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाए विद्यार्थियों, एतत् भी और एतद् भी, ऑप्शन में ये भी हो और ये भी हो, तो पहले प्राथमिकता आप इसको देना। किसको देना? एतद् को। लेकिन यहाँ पहले पद में क्या आ रहा है? त, बाद में क्या आ रहा है? म। पांचवा वर्ण है, आगे वाले का पांचवा बनाएंगे। पांचवा बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए त न।
त का पांचवा क्या बनेगा, न। बाद में मुरारी है तो मुरारी का आपने मुरारी लिख दिया और ये जो पद बनाया ये पद कहलाएगा क्या, अनुनासिक संधि। क्या कहलाएगा ये, अनुनासिक संधि। अब विकल्प से काम हुआ इसलिए दूसरे पक्ष में आप आगे वाले का तीसरा कर सकते हो, और तीसरा करेंगे तो ए त द। पीछे मुरारी है तो मुरारी का मुरारी आपने लिख दिया, और ये वाला जो पद बनाया इसमें आपसे पूछे कि संधि कौन सा है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा जस्त्व व्यंजन संधि। यहां पर संधि विच्छेद इसका भी एतत् प्लस मुरारी, उसका भी एतत् प्लस मुरारी, लेकिन इसमें अनुनासिक संधि और इसमें जस्तु संधि। बिल्कुल, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, आगे आपसे बात करता हूं। चलिए, ले लिया होगा, आगे बढ़ता हूं। अब मैं प्रश्न की भी बात कर लेता हूं आपसे ताकि आपके मन की शंका दूर हो जाए। जैसे प्रश्न आ गया, प्रश्न 1, जैसे उसने दे दिया एतत् प्लस मुरारी, यही दिया। इत्यत्र संधि युक्त, इत्यत्र संधि पदम वर्तते। अब ऑप्शन आपको दिए सरोज जी बूंदी, एतद को क्यों दी जाएगी प्राथमिकता, समझ में नहीं आया बात। मूल शब्द एतद होता है, जब इनके रूप चलाते तो रूप बनता है एतत् नपुंसकलिंग, एक वचन में मूल शब्द एतद होता है वहां, इसलिए दी प्राथमिकता दी जाएगी। सुन लीजिएगा, अब ऑप्शन आपको दिया, जैसे उसने दे दिया एतन मुरारी, ऑप्शन में दे दिया। दूसरे ऑप्शन में आपको दे दिया एतद मुरारी, एतद मुरारी। तीसरे में आपको दे दिया, तीसरे में आपको दे दिया एतद एतत् मुरारी। चौथे में आपको दे दिया एतन मुरारी, और दे दिया एतद मुरारी। तो फिर आपका जवाब क्या होगा कमेंट में आप बता दीजिएगा। एक सवाल और पूछता हूं, जैसे आपको सवाल नंबर 2 दिया, एतन मुरारी एतन मुरारी में इत्यत्र का संधि। जवाब दीजिएगा, आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल, क्या बात है शोभनम, घनश्याम जी गुजर 4 बता रहे हैं। बिल्कुल, एक ऑप्शन और भी देता हूं, जैसे मैंने दिया जस्त्व, दूसरे में दिया अनुनासिक, तीसरे में आपको दिया, तीसरे में आपको दिया परसवर्ण, चौथे में आपको दिया जस्त्व अनुनासिक। पहले का जो आंसर था बिल्कुल चौथा राइट था, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हाँ बिल्कुल,
अब इसमें आंसर क्या होगा बताइएगा, क्या आंसर होगा जल्दी से आप बता दीजिएगा, क्या आंसर होगा जल्दी से आप बता दीजिएगा ताकि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। प्रश्न नंबर का 2, घनश्याम जी गुजर 4 बता रहे हैं, तमन्ना जी ने 2 बताया है, गिरिराज जोशी बी बता रहे हैं, राजू डामर बी बता रहे हैं, भरतराज जी 4 बता रहे हैं। चलो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो कौन सा होगा, अनुनासिक होगा मात्र, क्योंकि यहां पर देखो 5 के बाद 5 आ रहा है, अर्थात संधि विच्छेद में तो दोनों संधियां प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहां जो समस्त पद है वो किसका है, सिर्फ यहां पर जो समस्त पद है वो किसका है, अनुनासिक का है। यदि इस पद को न देकर के वो आपसे पूछता एतद मुरारी और इसमें पूछता कि कौन सा संधि है, तो फिर आपको इसमें बताना पड़ता सिर्फ कौन सा संधि है, यहां पर सिर्फ जस्तु संधि है, अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक नहीं है, क्योंकि यहां पर जस्तु का ही 1 का 3 बनाया गया, 3 बनाना जस्तु कार्य होगा और 5 बनाना अनुनासिक कार्य होगा। क्या होगा, अनुनासिक कार्य होगा। मेरे हिसाब से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको उदाहरणों की ओर लेकर के चलता हूं, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी, आप आगे चलिएगा, आइएगा मित्रों। अब मैं आपको उदाहरणों की ओर जोड़ता हूं, जैसे मैंने लिखा, देखो इधर, अब सट प्लस मासा, सट प्लस मासा। अब इधर देख लीजिएगा एक बार, पहले पद में क्या आ रहा है, ट वर्ग का पहला, आगे कौन सा आ रहा है, 5वां, आगे 5वां, पहले के बाद 5वां आते हैं हमारे दिमाग में 2 संधि आ जाना चाहिए, एक तो अनुनासिक और दूसरा जस्तु व्यंजन संधि। 1 का 5 बनाएंगे, 1 का 5 बनाएंगे तो साथियों क्या बन जाएगा, स ट ट ढ ढ ण और मासा का मासा, सण मासा। ये बनाना तो क्या कहलाएगा, ये बनाना तो कहलाएगा अनुनासिक संधि, और इसी का विकल्प से दूसरा रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा, स ड सड और क्या बन जाएगा, मासा, और ये बनाना क्या कहलाएगा, ये बनाना कहलाएगा जस्तु व्यंजन संधि। ऐसे ही और देखिएगा, जैसे मैंने लिखा जगत, जगत प्लस नातः, जगत प्लस नातः, तो यहां पर भी देखिएगा पहले पद में वर्ग का पहला, बाद में 5वां है, 1 का 5वां बनाओगे तो क्या बनेगा, ज ग न, तथ ध न, 5वां इसी वर्ग का बनाना है और नात का नात लिख दिया और क्या बन गया, जगन्नाथ। विकल्प से दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे तो फिर हो जाएगा ज ग द और नातः, और जगन्नाथ में आपसे पूछे कि कौन सा संधि है तो फिर हम बताएंगे जस्तु व्यंजन संधि है। कौन सा है, जस्तु व्यंजन संधि है। शिका जी कुशवाहा, नमो नमः, स्वागत है आपका भी। और देखिएगा बहुत आराम से मैं आपकी क्लास को लेकर के चल रहा हूं, और इतने सने सने पढ़ने के बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो फिर उसका तो क्या करें, क्या उपचार हो सकता है। सत, और देखिएगा जैसे लिखा मैंने, सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, तो अनुनासिक करेंगे तो हो जाएगा, मार्गम लिख देता हूं, नपुंसकलिंग शब्द बना देता हूं। पहला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा गुरुजी सन मार्गम, सन मार्गम, और यदि हम जस्तु संधि करते हैं तो फिर हो जाएगा सन मार्गम, सद मार्गम। क्या हो जाएगा, सद मार्गम। क्या हो जाएगा मित्रों, सद मार्गम। ऐसे ही और मैं लिखूं जैसे मैंने लिखा, और देखिएगा ऐसे ही उदाहरण 1-2 और भी मैं आपको लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा उद। याद रखना मेरे साथियों, यहां पर उद को ही प्राथमिकता देना, ऑप्शन में त मिलेगा तब भी उद को। उद प्लस मूलम, मूलम, उद प्लस मूलम मिलाकर के लिखेंगे, 5 बनाएंगे तो बनेगा उ न मूलम।
उन्मूलम बनाना क्या खिलाएगा? ये खिलाएगा अनुनासिक व्यंजन संधि, और इसी का तीसरे का तीसरा ही रहने देंगे तो बनेगा उद्मूलम। और उद्मूलम में पूछे तो कौन सा बताएंगे? यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जस्त व्यंजन संधि। क्या बताना पड़ेगा? जस्त व्यंजन संधि यहाँ पर आपको करना होगा। बिल्कुल कर लेंगे गुरुजी। एक दो और बता दो। एक उदाहरण और लेता हूं, जैसे मैंने लिया, क्या लिया है गुरुजी? वाक प्लस महिमा, वाणी की महिमा, वाक प्लस महिमा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पहला शब्द पहला है वर्ग का, बाद में पांचवा है, आगे वाले पांचवे का क ख ग घ अंग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वांग और महिमा। वांग महिमा यहां पर आपने किया होगा, और आगे वाले का तीसरा करेंगे तो फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क ख घ, वाग महिमा। क्या हो जाएगा? वाग महिमा। ये भी आपने कर लिया होगा। क्या हो जाएगा? वांग महिमा। बहुत अच्छे साथियों। और देखिएगा जैसे मैंने लिखा, एक दो उदाहरण और भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, जैसे एक दो उदाहरण और भी लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा धिक प्लस मूर्खम या मूर्ख है। दिक मूर्ख है, मूर्ख को धिक्कार हो। पहले के बाद पांचवा दिख रहा है, इसलिए पहले का पांचवा बनाएंगे, और पांचवा बनाएंगे तो दिंग और मूर्ख है। मूर्ख है यहां पर हो जाएगा, ये तो अनुनासिक संधि है। और जस्तु करेंगे तो हो जाएगा दीघ मूर्खम, मूर्ख है। और ये बनाना क्या कहलाएगा? अनुनासिक संधि, जस्तु संधि। ये भी आपने कर लिया होगा। अब इसका एक भाग और भी है, उस भाग की ओर भी मैं आपको लेकर के चलता हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। हेमराज जी आज बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं है, कहीं और दूसरी जगह चले गए होंगे। हाँ अनु जी, दिगंबर भी हो जाएगी। दिगंबर में तो मैंने आपको बताया जस्त व्यंजन संधि मात्र है। चलिए आइएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी का दूसरा भाग लेकर के चलते हैं, और इसी का दूसरा सूत्र हमारे पास आता है, सूत्र नंबर 2, अनुनासिक संधि का दूसरा भाग। और इसका जो दूसरा भाग है वो है मित्रों वार्तिक के रूप में है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये सूत्र नहीं है, मैं स्पष्ट लिखूं ताकि आप बाद में भी दिक्कत ना हो। वार्तिक है, और ये वार्तिक है, और ये क्या है? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम। और अभी जो एमपी में वर्ग 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें इस का उदाहरण पूछा गया था वर्ग 1 में, यानी एमपी वालों को ये अच्छा लगा है, मतलब सूत्र, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, याद रखिएगा। ये कह रहा है यदि पहले वर्ण के बाद में किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण आए तो नित्यम का मतलब है अनुनासिक संधि नित्य रूप से होगी। अनुनासिक संधि कैसे होगी? नित्य रूप से होगी। सर थोड़ा नीचे लिखो, दिख नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो आप? दिख तो रहा है, ऐसा है क्या? मैं चेक करता हूं, मोबाइल में दिखने में समस्या आ रही है। क्या बात कर रहे हो मोड़ा मोड़ी जे आप? अच्छे से दिख रहा है, फिर भी मैं चेक करता हूं, मेरे पास भी मोबाइल है मोड़ा मोड़ियो। चलिए, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बिल्कुल है। रक्षिता जी शर्मा, चलो चलिए मित्रों, दिख तो रहा है, अच्छे से दिख रहा है साथियों, बिल्कुल। आओ करते हैं बात। ये क्या कहता है? किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण हो तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात कह रहा है कि नित्य रूप से अनुनासिक संधि होगी, यानी पदांत में यर वर्णों के बाद, लिख देता हूं मैं पूरा। यदि
पदांत में यर वर्णों के बाद यर वर्ण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे। वर्णों के बाद किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण यदि पदांत में यर वर्णों के बाद किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण हो तो अनुनासिक संधि नित्य रूप से होती है। नित्य रूप से होती है। अर्थात यहाँ सिर्फ अनुनासिक संधि ही होगी जस्तु संधि नहीं होगी। यानी यहाँ पर जस्तु वाला विकल्प वाला रूप नहीं बनेगा, अनिवार्य रूप से सिर्फ एक ही संधि होगी। वो कौन सी है? अनुनासिक। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए, जैसे वहां दोनों ऑप्शन राइट थे ना, यहाँ भी आपको ऐसा कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन मित्रों यहाँ पर पंचम वर्ण बाद का हो, यानी मैं यूं कह दूं शॉर्टकट में, यदि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के बाद किसी प्रत्यय का मतलब यहां आप याद रख लीजिएगा, या तो मयम शब्द आ जाए, या फिर मयट शब्द आ जाए, या फिर मात्रम शब्द आ जाए। ये तीन शब्द याद रख लीजिएगा, इनके अलावा कोई चौथा शब्द नहीं आएगा। ये आ जाए तो फिर अनिवार्य रूप से सिर्फ कौन सी होगी? अनुनासिक संधि होगी। आगे वाले का पंचम वर्ण होगा नित्य रूप से। पंचम वर्ण नित्य रूप से, वर्ण नित्य रूप से होगा, नित्य रूप से। ये बाद में तीन शब्द छाप लीजिएगा, ये आने पर सिर्फ कौन सी होगी? अनुनासिक होगी, जस्तु नहीं होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको उदाहरणों से भी मिलवा देता हूं। ले लीजिएगा। ले लिया गुरुजी, आगे बढ़ो। चलो, जैसे आइएगा, मिलवाता हूं आपसे। जैसे तद प्लस मात्रम, तद प्लस मात्रम, यहां मात्रम से पहचान लिया कि बाद वाला जो शब्द है वो प्रत्यय का है। वो किसका है? प्रत्यय का है। इसलिए सिर्फ कौन सा संधि होगा? सिर्फ अनुनासिक संधि होगा, जस्तु संधि यहां पर नहीं होगा। शिका कुशवाहा सर जी, आपका गला सही हो गया क्या? ऑफलाइन क्लास में आपका गला सही नहीं था ना शिका जी कुशवाहा? अच्छा, अबाणु भी वशिया कोई लकड़ा को चजी गलव तो काय करा, आज गरम गरम शकरकंद खाऊं तो बढ़िया हो जाओगो। ठीक है ना मैडम जी? न तो भाई था ले आज से कर्मों काय बताऊं था ना। चलो आओ, तद प्लस मात्रम, तो यहाँ पर जस्त वाला कार्य नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? अनुनासिक त थ द द न, और मात्रम का मात्रम लिख देंगे और क्या बन जाएगा विद्यार्थियों?
तन मात्रम बन जाएगा। यहाँ आप याद रखना, यदि तद मात्रम आपने रूप बना दिया तो ये वाला रूप यहाँ पर क्या माना जाएगा? अशुद्ध माना जाएगा, नहीं बनेगा। ये वाला रूप यहाँ पर नहीं बनेगा। यही बात यहाँ पर समझाई गई है, बताई गई है। सर वर्ग 2 की क्लास चयन परीक्षा की क्लास से स्टार्ट होगी। देखो, वर्ग 2 का कोर्स लॉन्च कर रखा है, इसलिए संपूर्ण थ्योरी तो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वर्ग 2 के भी करवाऊंगा और मैंने करवा भी रखे हैं। आगे कारकों का टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर के आने वाला हूं करवा चौथ के बाद। चलिए आइएगा, बात करता हूं। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा तद प्लस मयम, तद प्लस मयम, और यहां पर देखा जाए तो मयम भी किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण है, इसलिए सिर्फ क्या बनेगा? तन्मयम। तन्मयम क्या होगा? तन्मयम। क्या होगा? तन्मयम होगा। एक दो उदाहरण और भी देख लीजिएगा इसका। चित्त प्लस मात्रम, चित्त प्लस मात्रम, चित्त प्लस मात्रम मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा गुरुजी क्या? चिन्ह मात्रम। चिन्ह मात्रम क्या हो जाएगा? चिन्ह मात्रम। ऐसे आ जाए जैसे चित्त प्लस मयम, मयम, चिन्ह प्लस मयम, तो आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बन जाएगा? चिन्मयम। चिन्मयम। चलिए, चिन्मयम हो जाएगा, चिन्मयम हो जाएगा। और देखो, जैसे मैंने लिखा मृद प्लस मयम, मृद प्लस मयम, मयम, तो यहां पर याद रखिएगा रि के बाद न का न हो जाएगा, क्योंकि यहां पर न का काम हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा? मृण और मयम। क्या बनेगा? मृणमयम बनेगा। चलिए, मृणमय बन जाएगा, आपने ऐसा भी कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। देखो, वाक प्लस मयम, वाक प्लस मयम, और इसको मिला करके लिखूंगा तो बन जाएगा वांगमयम। वांगमयम। अब मैं अभी वर्ग 1 में एक सवाल पूछा था, वो सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया है गुरुजी, अब आगे बढ़िएगा। सर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप टेस्ट भी लेते हो क्या आप? सर क्लास खत्म होने के बाद। सर वर्ग 2 की क्लास कब से स्टार्ट होगी चयन परीक्षा वाली? देखो, ऐप पे अभी प्रत्यय वाला टॉपिक बचा हुआ है, तो करवा चौथ के बाद में स्टार्ट कर दूंगा मैं, बिल्कुल। चलिए, एक सवाल पूछता हूं जो अभी वर्ग 1 में आया था। जैसे सवाल आ गया, देखिएगा इधर। जैसे मैंने पूछा प्रत्यय भाषायाम नित्यम, नित्यम सूत्रस्य उदाहरणम, उदाहरणम नास्ति। बताइएगा जल्दी से। जैसे दिया मैंने मृण्मयम, ज्ञानमयम, चिन्मयम और तन्मात्रम। बताइए जल्दी से, उत्तर दीजिएगा। प्रवीण जी कुमार जैन, वर्ग 2 चयन परीक्षा 2027 में होगी? नहीं होगी, अभी होगी 25 में। ठीक है, 24 में ही होगी। 24 तो निकल गया, पर 25 में 100% होगी। जल्दी से आंसर बताओ। अरे आंसर बताओ जल्दी से। चलो, आंसर आने राजू जी लोधा ने भी बता दिया है। बहुत अच्छे राजू जी, भी बताया है आपने, बिल्कुल। तो यहाँ पर ज्ञानमय में तो कोई संदेह नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका भी जवाब होगा, बिल्कुल साथियों। चलिए, आप सभी विद्यार्थी मेरे से जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्लास लेगा ना।
मैराथन 7 बजे से, हाँ 7 बजे से। चलो सुनो अभी एक बात और, विनोद जी गुजर बी बिल्कुल सही है आप सभी का। विनती जी मेरा बी बता रहे हैं, बहुत अच्छे शोभनम। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। आप कल स्टूडियो फ्री नहीं होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन परसों आपका मैराथन पूरी संधियां जो भी बच रही है, लगभग 5 घंटे की क्लास आपकी लूंगा। 7 बजे से 11 बजे तक की आपकी क्लास लगेगी परसों, ताकि पूरी संधियों को अपने एक क्लास के माध्यम से पूरा कर सके। कोई बात नहीं प्रवीण जी, एक बात पुनः मैं आप लोग सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आज मैं शेड्यूल लगाने वाला हूं संपूर्ण संधियों का, इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है, सभी स्टेटस लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुपों में जहाँ भी आप लोग जुड़े हुए हो ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों का इन क्लासों के माध्यम से भला हो सके। और जितने ज़्यादा बच्चे लाइव आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब परसों मैराथन लेकर के मैं आऊँगा तो 100+ मुझे यहाँ पर नज़र आएंगे। ये काम मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आप 100 बिल्कुल लेकर के आएंगे। आप सभी मेरे से जुड़े, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं कल परसों 7 बजे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। चलिए बिल्कुल।